आज हम एक ऐसे निवेशक की सोच को समझने की कोशिश करने वाली हैं जिनकी कहानी मुंबई की लोकल ट्रेनों से शुरू होकर दलाल स्ट्रीट के शिखर तक पहुंची। हम बात कर रहे हैं सुनील सिंघानिया की। हमारे पास उनका एक काफ़ी लंबा और गहरा इंटरव्यू है और आज हमारी कोशिश है कि उसमें से निवेश, बाजार और पैसे को लेकर उनकी सोच के जो सबसे ज़रूरी मोती हैं वो निकाल कर आपके सामने रखें। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि उन्होंने कौन से स्टॉक चुने, ये उस मानसिकता, उस माइंडसेट को समझने के बारे में है जिसने उन्हें सफल बनाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी यात्रा किसी बड़े अमीर घराने से नहीं, बल्कि एक आम मिडिल क्लास परिवार से शुरू हुई थी। ये उनकी कहानी को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि अक्सर हम इन बड़े नामों को सिर्फ उनके सक्सेस के बाद जानते हैं। उनकी परवरिश, उनका वो शुरुआती जीवन कैसा था, क्या चीज थी जो उन्हें ड्राइव कर रही थी। जैसा आपने कहा, वो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से थे। उनके पिता ने 50 साल तक एक ही कंपनी में काम किया। ये वो दौर था जहां स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ होती थी। सिंघानिया खुद इंटरव्यू में कहते हैं कि शायद इसी माहौल को देखकर उनमें कुछ बड़ा, कुछ अलग करने की एक भूख पैदा हुई। वो 30 साल की उम्र तक मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते थे, तो वो उस भीड़, उस संघर्ष को बहुत करीब से जानते हैं। और ऐसी संघर्ष के बीच में इक्विटी मार्केट में आने की पहली चिंगारी कहाँ से लगी? क्योंकि उस जमाने में तो शेयर बाजार को सट्टा ही माना जाता था, खासकर मिडिल क्लास परिवारों में। हाँ, ये 80 के दशक के मध्य की बात है, जो वो कॉलेज में थे। उन्होंने कंपनी के आईपीओ में अपने दोस्तों के साथ मिलकर 500 रुपए लगाए। बस 500 रुपए? हाँ, और वो शेयर 5000 रुपए पर खोला। वो खुद मजाक में कहते हैं कि पैसा एक बहुत बड़ा किकर था, एक जबरदस्त मोटिवेशन। लेकिन यहाँ एक फर्क है, ज्यादातर लोग ऐसे मुनाफे को किस्मत मानकर भूल जाते हैं। सही बात है, वो शायद उन पैसों से पार्टी कर लेते। बिल्कुल। लेकिन सिंघानिया ने यह सोचना शुरू किया कि ये हुआ कैसे, इसके पीछे के नंबर्स क्या हैं। और यहीं से उनकी दिलचस्पी कंपनियों की बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग में बढ़ी। वो पैसा सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था। असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो ये आईपीओ में 5000 के 5000 बनाना एक चिंगारी थी, लेकिन सिर्फ किस्मत के सहारे तो कोई इतना बड़ा फंड मैनेजर नहीं बन सकता। जरूर कुछ ठोस नियम होंगे, कुछ उसूल होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए से एक फंड मैनेजर बनने का सफर कैसे तय हुआ? सीए की प्रैक्टिस करते हुए भी उनका झुकाव इक्विटी मार्केट की तरफ ही था। वो हमेशा खुद पैसा लगाना चाहते थे, न कि सिर्फ दूसरों को सलाह देना कि पैसा कहाँ लगाएं। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि फिर उन्हें रिलायंस म्यूचुअल फंड में काम करने का मौका मिला। और दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने ज्वाइन किया, तब रिलायंस 35 फंड्स में से परफॉर्मेंस में 35वें नंबर पे था। हाँ, 35वें नंबर पे था, मतलब बिल्कुल आखिरी पायदान पर। अरे बाप रे, ये तो किसी भी नए मैनेजर के लिए एक डरावनी शुरुआत होगी। हाँ, और शायद इसीलिए उन्हें वहां अपनी सोच को आजमाने की पूरी आजादी मिली। उन्होंने ऐसी कंपनियों पर दांव लगाया जो ज्यादातर निवेशकों की नजर में नहीं थी, जिन्हें आउट ऑफ फेवर कहा जाता है। वो कहते हैं कि उस समय बैलेंस शीट पढ़ने वाले, गहराई से रिसर्च करने वाले लोग बहुत कम थे। अच्छा? इसी चीज ने उन्हें एक बढ़त दी और उन्होंने अपनी स्टॉक चुनने की कला से उस फंड को जबरदस्त कामयाबी दिलाई। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की और फंड को टॉप पर ले गए। ये जादू से तो हुआ नहीं होगा। उनके वो कौन से नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं जिन्हें वो तूफान में भी नहीं छोड़ते? उनके कुछ सिद्धांत बहुत साफ हैं, जो उन्होंने सालों के अनुभव से बनाए। पहला और शायद सबसे अहम, वो कभी भी घाटे में चल रही कंपनियों में निवेश नहीं करते। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, चाहे भविष्य की संभावनाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना सुनाई दे रही हों। उनका साफ मानना है कि ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना वो प्राइवेट इक्विटी निवेशकों का काम है, आम लोगों का पैसा संभालने वाले फंड मैनेजरों का नहीं। एक मिनट, ये आज के स्टार्टअप कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, जहां जोमैटो, पेटीएम जैसी कंपनियां सालों तक घाटे में रहकर बड़ी बनी। तो क्या सिंघानिया का ये नियम हमें अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी से दूर कर सकता है? ये थोड़ा अजीब लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर पब्लिक मार्केट और प्राइवेट इक्विटी के फर्क को समझना जरूरी है। प्राइवेट इक्विटी निवेशक मतलब वो बड़े फंड्स जो ज्यादा जोखिम लेकर बिल्कुल नई या संघर्ष कर रही कंपनियों में पैसा लगाते हैं, वो जानते हैं कि उनके 10 में से 7 दांव गलत होंगे। लेकिन वो जो 3 सही होंगे, वो इतना बड़ा रिटर्न देंगे कि सारा घाटा कवर हो जाएगा। लेकिन जब आप पब्लिक मार्केट में आम निवेशक का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो आप इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते। सिंघानिया का नियम एक सेफ्टी फिल्टर है। समझिए। वो कहते हैं कि भविष्य की उम्मीद पर दांव लगाने के बजाय वो आज के मुनाफे पर दांव लगाना पसंद करते हैं। मतलब ये जोखिम को मैनेज करने का एक तरीका है। ठीक है, ये समझ में आया। और क्या नियम है उनके?
दूसरा है पूंजी आवंटन का अनुशासन, जिसे अंग्रेजी में कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन कहते हैं। वो ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओसीई कम से कम 14-15% हो। आरओसीई ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? आरओसीई का सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितना कमा रही है। सिंघानिया चाहते हैं कि वो कम से कम 14-15 रुपए कमाएं। अच्छा। ये एक तरह का कंपनी का हेल्थ चेकअप है। ये बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने शेयर धारकों के पैसे का कितना सही और कुशलता से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आरओसी 14-15% से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मंदी के दौर में भी कंपनी के पास एक कुशन है और स्टॉक के शून्य पर जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। समझ गए। तो पहला फिल्टर कंपनी मुनाफे में होनी चाहिए, दूसरा फिल्टर वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रही हो, और तीसरा ये कि वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनका मुनाफा अगले 4-5 सालों में दोगुना होने की क्षमता रखता हो। यानी वो सिर्फ आज की अच्छी कंपनी नहीं ढूंढ रहे, बल्कि एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो भविष्य में और बड़ी बन सके। ये तीनों नियम मिलकर एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही जो मुझे लगता है हर निवेशक को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, सबसे अच्छी कंपनी जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा स्टॉक भी हो। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि अच्छी कंपनियों में निवेश करो। ये उनका एक मुख्य सिद्धांत है और ये वैल्यूएशन के महत्व को समझाता है। उन्होंने 2019 में ही क्वालिटी में बबल की बात की थी। उनका उदाहरण था एशियन पेंट्स, कोटक बैंक जैसी शानदार कंपनियां। इसमें कोई शक नहीं कि ये कंपनियां अपने अपने सेक्टर की लीडर हैं, बेहतरीन हैं। लेकिन 2019-20 के आसपास उनकी कीमत यानी उनका वैल्यूएशन वो इतना ज्यादा हो गया था कि निवेशकों को उसके बाद कई सालों तक कोई खास रिटर्न नहीं मिला। इसे ऐसे समझिए कि आप एक शानदार मर्सिडीज खरीदना चाहती हैं, लेकिन कोई डीलर आपसे उसके लिए 5 करोड़ मांग रहा है। गाड़ी बेहतरीन है, पर वो कीमत गलत है। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। एशियन पेंट्स एक मर्सिडीज जैसी कंपनी है, पर अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा कीमत पर खरीदेंगे तो आपको सालों तक कोई फायदा नहीं होगा, भले ही कंपनी हर साल 15-20% से बढ़ रही हो। सिंघानिया कहते हैं कि आप परफेक्शन से भी ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। और जब उम्मीदें थोड़ी भी कम होती हैं तो स्टॉक सालों तक एक ही जगह पर अटका रह सकता है। सिर्फ ब्रांड के नाम पर किसी भी कीमत पर खरीदना निवेश नहीं, अटकलबाजी है। ये तो हुई अच्छी कंपनियों और अच्छे समय की बात, लेकिन बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब उनके खुद के स्टॉक अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तब वो क्या करते हैं? इंटरव्यू में उन्होंने इस पर भी काफी खुलकर बात की है। हाँ, और वो इस बारे में बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, जो काफी रिफ्रेशिंग है। वो मास्टिक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स को दर्द देने वाले बताते हैं। इससे निपटने का उनका तरीका है पोर्टफोलियो अप्रोच। उनका मानना है कि एक पोर्टफोलियो में हमेशा 10-15% स्टॉक ऐसे होंगे जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होंगे, और इसे स्वीकार करना निवेश का एक जरूरी हिस्सा है। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये दर्द देने वाले स्टॉक्स की बात बहुत जरूरी है। हर निवेशक के पोर्टफोलियो में 1-2 ऐसे नासूर होते हैं जिन्हें देखकर रोज दुख होता है। ये मानना कि सिंघानिया जैसे प्रोफेशनल के साथ भी ऐसा होता है, काफी राहत की बात है। लेकिन क्या वो सिर्फ उम्मीद पर बने रहते हैं, या उनकी कोई खास रणनीति है ऐसे स्टॉक्स के लिए? नहीं, वो सिर्फ उम्मीद पर नहीं रहते। उनकी एक तय प्रक्रिया है। वो हर तिमाही नतीजों के बाद अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी अच्छे नतीजे और अच्छा आउटलुक, इन्हें वो बनाए रखते हैं या मौका मिलने पर और खरीदते हैं। दूसरी श्रेणी नतीजे सामान्य हैं, उम्मीद के मुताबिक, पर भविष्य का आउटलुक अभी भी सकारात्मक है। इन पर वो नजर रखते हैं और देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है। और तीसरी श्रेणी सबसे जरूरी होगी, जो दर्द दे रहे हैं। हाँ, तीसरी श्रेणी है खराब नतीजे और खराब आउटलुक। ऐसे स्टॉक्स के लिए वो कहते हैं कि इनसे निकलने का सही समय और तरीका ढूंढना चाहिए। वो मानते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, भले ही उसमें थोड़ा नुकसान क्यों ना हो। सही बात है। उस पैसे को किसी बेहतर जगह लगाना ज्यादा समझदारी है, बजाय इसके कि आप सालों तक एक गलत फैसले से चिपके रहें। और जब पूरा बाजार ही मंदी में हो, जिसे बेयर मार्केट कहते हैं, उस समय आम निवेशकों के लिए उनकी क्या सलाह है? धैर्य रखें। यह सुनने में बहुत घिसा-पिटा लगता है, लेकिन वो इसका मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं कि ना तो घबरा कर सब कुछ बेचें और ना ही जल्दबाजी में ये सोचकर खरीदें कि सब कुछ सस्ता हो गया है। ये रिसर्च करने और कंपनियों को गहराई से समझने का सबसे अच्छा समय है। अच्छा,
वो कैसे? जब बाजार तेजी में होता है तो कंपनियों की मैनेजमेंट के पास आपसे बात करने का समय नहीं होता। मंदी में वो आपसे बात करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। मतलब ये होमवर्क करने का समय है। बिल्कुल। और ये अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका है। यानी अपने पोर्टफोलियो से वो नासूर या खराब स्टॉक बेचकर उन अच्छी मजबूत कंपनियों के स्टॉक खरीदें जो पूरी बाजार की गिरावट की वजह से आपको सस्ते दामों पर मिल रही हैं। ये एक तरह से पोर्टफोलियो की सफाई का मौका है। हाँ, कह सकते हैं। निवेश सिर्फ नंबरों और बैलेंस शीट का खेल नहीं है, इसमें भावनाएं भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। डर, लालच, तनाव। इंटरव्यू में वो इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी बात करते हैं। एक फंड मैनेजर के तौर पर वो इन भावनाओं से कैसे निपटते हैं? वो साफ तौर पर मानते हैं कि पेशेवर भी इन भावनाओं से अछूते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है। बाजार के साथ उनका मूड भी बदलता है। जब पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो उन्हें भी तनाव होता है। वो साथियों से तुलना की मानवीय प्रवृत्ति को समझाने के लिए 3 इडियट्स फिल्म का एक क्लासिक उदाहरण देते हैं। कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। वही वो कहते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री में भी होता है। लोग हमेशा एक दूसरे के प्रदर्शन को देख रहे होते हैं। अगर आपका फंड 20% बड़ा है लेकिन आपके प्रतियोगी का फंड 30% बड़ा है तो आपको अपनी कामयाबी भी अधूरी लगती है। इसे रिलेटिव परफॉर्मेंस का दबाव कहते हैं। तो फिर इससे वो उभरते कैसे हैं? अगर डर और लालच उन पर भी हावी होता है तो एक आम निवेशक क्या करे? वो कहते हैं कि अनुभव के साथ आप इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप समझते हैं कि चिंता करने से हालात नहीं बदलते। जो चीज आपके नियंत्रण में है वो है आपकी प्रक्रिया, आपका रिसर्च, आपके नियम। अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है और आप अपने बनाए नियमों पर टिके हैं तो आप बाजार के रोजमर्रा के शोर से खुद को दूर रख पाते हैं। उनके जो नियम हैं, घाटे वाली कंपनी नहीं खरीदना, ROCE देखना, ये सब एक तरह से भावनाओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये आपको फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर कोई भी महंगा या खराब स्टॉक खरीदने से रोकते हैं। बिल्कुल। इतना पैसा कमाने और मैनेज करने के बाद पैसे के साथ उनका खुद का रिश्ता कैसा है? क्या वो बदल गया है? ये इंटरव्यू का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। वो कहते हैं कि अपनी मिडिल क्लास परवरिश की वजह से उनसे आज भी पैसे उड़ाए नहीं जाते। वो एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं कि कैसे वो हाल ही में परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने की योजना बना रहे थे तो अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम और तुम्हारी बहन इकोनॉमी क्लास में सफर कर सकते हो। अच्छा। उनकी पत्नी ने कहा अब तो हम सबको बिजनेस क्लास में ले जा सकते हो। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक मानसिकता है, एक आदत है जो बदलना मुश्किल है। मतलब पैसे का सम्मान करना उनकी आदत में शुमार है, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ गया हो। बिल्कुल। उनका मानना है कि पैसा बहुत जरूरी है और ये आपकी 90-95% समस्याएं हल कर देता है, या आपको आज़ादी देता है, लेकिन इसका जुनून नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि एक हद के बाद आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, आप दूसरों से बेहतर करने, अपनी पहचान बनाने और कुछ ऐसा बनाने के लिए काम करते हैं जो आपके बाद भी चले। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें सुनील सिंघानिया के दृष्टिकोण से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो जिन्हें कोई भी निवेशक अपनी जिंदगी में उतार सके, तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहला, एक अनुशासित, नियमों पर आधारित दृष्टिकोण। भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि एक तय प्रक्रिया के साथ निवेश करना, जैसे घाटे वाली कंपनियों से दूर रहना, मजबूत ROCE देखना और मुनाफे की ग्रोथ पर ध्यान देना। ये आपके लिए एक लंगर का काम करता है। दूसरा, ये समझना कि सबसे अच्छी कंपनी हमेशा सबसे अच्छा स्टॉक नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा सबक है। सिर्फ ब्रांड के नाम के पीछे भागने के बजाय उसकी सही कीमत यानी वैल्यूएशन को हमेशा महत्व देना। बिल्कुल। तीसरा, बाजार के उतार चढ़ाव को सहने की मनोवैज्ञानिक मजबूती। ये मानना कि पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक हमेशा खराब प्रदर्शन करेंगे और अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें काट कर आगे बढ़ना। और धैर्य रखना। हाँ, धैर्य रखना और भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने देना। और मुझे लगता है चौथा और आखिरी पॉइंट उनकी अपनी कहानी से आता है। पैसे का सम्मान करना। चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अपने मिडिल क्लास मूल्यों को ना भूलना। ये आपको जमीन से जोड़े रखता है और गलत वित्तीय फैसले लेने से बचाता है। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। उनकी पूरी बातचीत का सार यही है कि निवेश के मूल सिद्धांत बहुत सरल हैं। मुश्किल काम उन पर टिके रहना है, खासकर जब बाजार में डर या लालच का माहौल हो। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। सिंघानिया ने इंटरव्यू में कहा कि वो एबेकस नाम की एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं जो उनके बाद भी दशकों तक चले, जैसे दुनिया में मॉर्गन स्टैनली या मेरिल लिंच है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ रिटर्न कमाने से आगे कोई अपने काम से किस तरह की विरासत बना रहा है। क्या हम सिर्फ अपने लिए धन बना रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं जो टिकाऊ हो और दूसरों के भी काम आए?